है कि एनडीए और बीजेपी के लोग सरकार बनाने पर मंथन कर रहे हैं, जबकि विरोधी दल अभी भी ईवीएम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कल दिल्ली में अमित शाह की डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सहयोगियों को साधने की कोशिश की गई, जबकि विरोधी दलों के नेता कल चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर गुहार लगा रहे थे। एक तरफ जीत का भरोसा है, दूसरी तरफ नतीजों से पहले ही खौफ है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, जबकि विरोधियों को इस बार फिर से निराशा हाथ लग सकती है। नतीजे आने में अब सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं, मगर इससे पहले ही शुरू हो गया है सरकार का अंक गणित। बताएंगे आपको अब की बार किसकी सरकार, लेकिन पहले सुनवाते हैं एनडीए का डिनर डिप्लोमेसी में नजर आया किस तरह का कॉन्फिडेंस। ज्यादा बीजेपी और एनडीए मिला के 350 के पार, और मोदी जी प्रधानमंत्री की बातें उठा रही है कि ईवीएम के साथ सब सफेद झूठ हार के बहाने। 21 पार्टियां जो गई हैं, ये 17 पार्टियां इनमें से ऐसी हैं जो खुद इसी ईवीएम मशीन से चुनाव जीत चुकी हैं। तो जब खुद चुनाव जीती थी तब इन्होंने बहाना नहीं बनाया, लेकिन आज जो जनता ने अपना मन बना लिया और जो मतदान करा है, उसकी कल जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले बहाना ढूंढने की ये जो कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर रुकेंगे। बीएसएफ का समारोह हो रहा है जिसमें अजीत डोभाल एनएसए कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं अपनी तरफ से जिनको आज मेडल्स मिले, और मैं फिर से अपना आभार व्यक्त करता हूं महानिदेशक जी को और बीएसएफ के बाकी ऑफिसर्स और जवानों को। बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome back to the studios. That was तो बीएसएफ के समारोह में आपने सुना अजीत डोभाल धन्यवाद कहकर अभी निकल गए। उन्होंने जो बयान दिया वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि कल डिनर डिप्लोमेसी हुई जहां पे 36 का आंकड़ा पार कर गई, क्योंकि एनडीए के एलाइज वहां पर मौजूद थे। 36 एलाइज वहां पर मौजूद थे। 3 लोगों ने पत्र लिखकर समारोह में वो शरीक नहीं हो सके, लेकिन अपना समर्थन जरूर जता दिया। अब ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का किस तरह से अभिवादन किया गया, और आगे के लिए भी इससे पहले, ये तो डिनर डिप्लोमेसी की तस्वीरें हैं, उससे पहले जो मंथन हुआ एनडीए एलाइज के बीच में, आगे का क्या एजेंडा रहना चाहिए सरकार का। पिछले 5 सालों के लिए वेरी गुड बोला गया, और आगे 5 सालों के लिए क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, इस पर भी एनडीए में मंथन हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर कल ये उभर कर सामने आई कि 21 विपक्षी दल सीधा पहुंच गए चुनाव आयोग की चौखट पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करने के लिए। तो आखिरकार 20 घंटे बाद नई सरकार आ जाएगी। ऐसे में नतीजों से पहले ही सीटों को लेकर, एलाइज को लेकर मंथन शुरू हो गया है, गुणाभाग शुरू हो गया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा पहली बहस में चर्चा के लिए। प्रिया चौधरी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिरुद्ध सिंह एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। समृद्धि भटनागर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी चर्चा के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगी। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज के मनीष अवस्थी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। प्रिया चौधरी, सबसे पहले ये बताइए, ऑप्टिक्स तो ठीक है, कल जो तस्वीरें सामने आई, लेकिन आपने मन ही मन एग्जिट पोल के नतीजों को फाइनल मान लिया है, और अगर इतने लड्डू फूट ही रहे हैं तो मिठाई हमारे लिए भी ले आती स्टूडियो में। देखिए, मिठाई तो आपको जरूर कल चुनाव एकदम से औपचारिक रूप से घोषित होने के बाद खिला ही देंगे, और पूरा देश मिठाइयां खाएगा, पूरा देश मिठाइयां बांटेगा भी। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि कल ही आपने कर लिया, तो ये कोई आगे की रणनीति के लिए बैठक नहीं थी। ये एक थैंक्स गिविंग गेस्चर के तहत एक गेट टुगेदर किया गया था कि चुनाव में सभी लोगों ने मिलकर काम एनडीए किया। एलाइज ने तो अगले 5 साल में क्या एजेंडा होना चाहिए, राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, फार्मर्स की इनकम को डबल करने को लेकर, ये सारा तो रेजोल्यूशन भी पास हो गया वहां पर। तो ये एग्जिट पोल्स को आप कह रहे हैं कि आप चुनाव इसके विपरीत हो सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एग्जिट पोल्स को आपने फाइनल मान दिया है, नतीजे मान दिया है, इसको मैं कॉन्फिडेंस समझूं या ओवर कॉन्फिडेंस समझूं? इसे बिल्कुल भरपूर कॉन्फिडेंस ही समझिए। हमने तो चुनाव ही इस चीज के साथ लड़ा था कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 300 पार, तो उसी के तहत चुनाव परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। और एग्जिट पोल की ये बात की जा रही है कि आप इसको सच क्यों मान रहे हैं, तो पिछले 3 विधानसभा सच नहीं मान रहे, मैं कह रही हूँ एग्जिट पोल को नतीजे मानकर आपने जीत मान ली है।
देखिए, जीत तो निश्चित है, ये तो कल और 20 घंटे बाद स्पष्ट हो जानी है ये चीजें। जीत तो निश्चित है, और जीत क्यों निश्चित है? वो अपने काम के भरोसे पे, जनता के बीच में जाने के भरोसे पे, जनता ने वोट कहां पर दिया है उसके भरोसे पे निश्चित मानकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फिर आप लड्डू क्यों नहीं लेके आई मनीष भाई को खिलाने के लिए? वो सुबह सुबह हर रोज जुड़ते हैं, पूरे चुनाव का हम विश्लेषण करते हैं। चलिए लड्डू कल खिला दीजिएगा अगर आप इतनी सुनिश्चित कर चुके हैं जीत को। बाद में ये भी हो सकता है आंचल कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है आंचल कि ये कहीं खाए पिए पत्रकार तो नहीं है। सुरेंद्र राजपूत ये आरोप भी लगा सकते हैं। अच्छा, नहीं, उसमें ये रहता है कि आप नमक नहीं खा सकते हैं। मुझे लगता है मिठाई अगर खिलाएंगे तो वो तो विपक्ष को और सबको खिलानी चाहिए। चुनावी नतीजे आए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो हुई है। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ अगर जुड़ गए हों, उनके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो प्रिया ने यहां पर जीत मान ली है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल कि आप लोगों ने हार मान ली है क्योंकि उससे पहले ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। आंचल जी, प्रिया जी को एग्जिट पोल की जीत मुबारक हो और हमें एग्जिट पोल की जीत मुबारक होगी। प्रिया जी एग्जिट पोल पर खुश है, खुश रहें, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, चुनाव हो चुके हैं, खुश रहने का सबको अपना एक अधिकार है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगा अभी तक, नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स नहीं लगाया है, तो अच्छी बात है, खुश रहे लोग, मिठाई भी खरीद लें और पटाखे भी खरीद लें। वही पटाखे और वही मिठाई दोपहर बाद हम लोग इन लोगों से आधे या चौथाई दामों में खरीद करके बांट देंगे सब लोगों में, चूंकि हम लोग तो गरीब लोग हैं। हम लोग वहां पर भी सेकेंड हैंड आउटसोर्सिंग कर रहे हैं आप। एडवांस बुकिंग कर ले, क्या करें, हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं है ना प्रिया जी, ताजी ताजी खरीदेंगे ये लोग, ऐसा कोई सेकंड हैंड नहीं करेंगे, वो नई की नई होगी मान लेंगे। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जो ठीक है, आप जिस तंत्र और मंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सर्वेज ऐसे भी आए थे कि पैसा खर्च करने में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। लेकिन मनीष भाई, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुना, दोनों की धड़कनें तेज होंगी, 20 घंटे रह गए हैं चुनाव के नतीजे आने में, लेकिन आपको लगता है ये माइंड गेम्स भी चल रही हैं? और अगर माइंड गेम्स बीजेपी और एनडीए अलायंस की तरफ से चल रही हैं, तो कांग्रेस विपक्ष उस ट्रैप में फंसता हुआ नजर आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है आंचल की एग्जिट पोल जो होते हैं वो अंदाजी घोड़े होते हैं, और अंदाजी घोड़ों के चक्कर में राजनीतिक दल जिस अंदाज में कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं नाराजगी है, कहीं 36 का आंकड़ा, आपने अभी कहा आंचल कि कल के एनडीए डिनर डिप्लोमेसी में 36 पार हो गए, लेकिन इसने 36 का आंकड़ा पैदा भी कर दिया, 21 दल पहुंच गए ईवीएम का मसला लेकर। तो आप ये देखिए कि इस तरह से जो खुशी हो चाहे नाराजगी हो, जब तक नतीजे नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खुशी और नाराजगी हमेशा सीमित रखनी चाहिए। और राजनीतिक दल इस बात को ये मान रहे हैं, ये आहट को मान रहे हैं कि एग्जिट पोल जिसके पक्ष में है वहां तो खुशियां हैं, और जो नाराज है वो क्या कर रहा है सब देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये मानना है कि एग्जिट पोल एक अनुमान है, एक अंदाजा है, इसको लेकर किसी नतीजे पे पहुंचकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 का शाइनिंग इंडिया दिया कैसे नतीजे आने के बाद। मैं वही पूछ रही थी प्रिया से कि इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 हो गया तो क्या कीजिएगा? लड्डू के ऑर्डर हो चुके हैं और उसकी तो तादाद अभी हम मुंबई से ही देख रहे थे, एक कार्यकर्ता आपके हैं, मोदी मास्क लगा के लड्डू बनाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 1000 किलो हमने और ऑर्डर कर दिया। जिस इंडिया शाइनिंग की आप बार बार बात कर रहे हैं, उसी दौरान पे कांग्रेस भी इतनी अपने आप में विश्वास नहीं था उनको कि हम जीत जाएंगे, वो भी हथियार गिरा चुके थे और ये मान रहे थे कि हम नहीं आने वाले हैं सत्ता में। उनके लिए भी वो रिजल्ट जब आए तो एकदम प्रिया ये आप पे भी तो लागू होता है, बात तो यही हो रही है। यही कह रही हूँ, इस बार तो कांग्रेस ने फिर भी चुनाव इस तरह से लड़ा है कि वो जीतना चाह रहे थे और तमाम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तमाम महागठबंधन भी बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए एग्जिट पोल देखने के बाद किस तरह की हताशा और निराशा छाई हुई है। इवन तीसरा चरण पूरा होते होते चुनाव का ईवीएम का रोना शुरू हो गया था कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम सही से काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से उन्हें दिखाई दे रहा था। सुरेंद्र सिंह राजपूत, बहुत आपको एक तो सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रिया ने दिया, कभी भी मेरे स्टूडियो में बैठकर बीजेपी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा है जो आज प्रिया ने कह दिया कि इस बार कम से कम कांग्रेस जीत चाह तो रही थी, वरना तो वो हमेशा चाहती कि बीजेपी हार जाए। कम से कम आपने अच्छी फाइट तो दी है। बहरहाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, ओवर टू यू। देखिए पांचल जी, प्रिया जी एक अच्छी प्रवक्ता है, ईश्वर करे बहुत आगे बढ़े भारतीय जनता पार्टी में और ऐसे ही बनी रहे। कम से कम लोकतंत्र का सम्मान तो करते हैं ये लोग।
ये इन जैसे कुछ लोग। हमारा तो ये मानना है, बड़ा स्पष्ट देखिए, कि कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है, और ये जो जनता है आज की डेट में, ये जनार्दन है, ये अपना मत जो है बिल्कुल ईवीएम में बंद कर चुकी है। ईवीएम पर कुछ आशंकाएं हैं, जो एक संदेहास्पद जो मूवमेंट्स हुए हैं, इस बात को आप भी मानेंगे, मनीष भी मानेंगे, और बाकी सब लोग, भाजपा छोड़ करके सब लोग मानेंगे। अगर भाजपा प्रतिपक्ष में होती तो वही बात वो कह रही होती जो हम कह रहे हैं कि ये संदेहास्पद मूवमेंट ईवीएम के हुए। वो थी, आप उस चीज को अराजकता का माहौल तब्दील करने के लिए आपके बीच में नहीं बोला। आप इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता मत बनिए। 2 मिनट के लिए आप हमारी बात सुन लीजिए। अनिरुद्ध जी को भी जोड़ना है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, तो मेरा 20 सेकंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं। हाँ, मैं रैप अप 20 सेकंड में कर दूंगा। तो जो संदेहास्पद मूवमेंट है, अगर हम उन पर सवाल उठा रहे हैं तो उसको आप हमारी हताशा मत समझिए। आप प्रतिपक्ष में थे, आपने भी सवाल उठाए थे। जो संदेहास्पद मूवमेंट हो गए, जो हमें संदेह होगा, हम कहेंगे सरकार से, और सरकार की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि प्रत्येक नागरिक के संदेह को दूर करें। हम संदेह में हैं, हम निराश नहीं है, हताश नहीं है। इस चीज को आप, इस अंतर को आप समझें। ठीक है अनिरुद्ध जी, आप निराश और हताश हैं, इसलिए कम से कम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो मोर्चाबंदी पूरे विपक्ष को एकजुट होकर मोदी के खिलाफ करनी चाहिए थी चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव खत्म होने के बाद आप ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं वो मोर्चाबंदी। नहीं, आंचल जी, कोई हताश और निराश नहीं है। हम लोग बहुत ही अपने उस पे है कि हम लोग जानते हैं कि इस बार मोदी जी का जो कुनबा है वो ढहने वाला है, तो हताश और निराश होने की बात ही नहीं है। और हम लोग कोई मोर्चाबंदी नहीं कर रहे हैं। ये जो घटनाएं घटी है इस चुनाव के दौरान, उसके प्रति हम लोग चुनाव आयोग को ये बताना चाहते हैं, और कई बार पहले भी बताया है, जिस तरीके से तानाशाही इन्होंने इस चुनाव में की है, भारतीय जनता पार्टी की ने की, प्रशासन ने की है, उससे दिख रहा है। भाई आप बताइए कि हर जगह ऐसा ही क्यों होता है कि आप जब वोट डालते हैं तो उसमें पर्चियां, जब दूसरे की वोट डालते हैं बसपा को, वो पर्ची निकलती है भाजपा की, वोट डालते हैं सपा को, पर्ची निकलती है भाजपा की, वोट डालते हैं कांग्रेस को, पर्ची निकलती है बीजेपी की। ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप वोट डाले सपा को और पर्ची निकले बसपा की। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं है। तो इन सब जो संदेह पर चीजें हुई हैं, जो सब लोगों को एक लग रहा है कि इस तरह का माहौल इन्होंने बना दिया है, उस माहौल के तहत हम लोग जाके चुनाव अपनी बात तो रख ही सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल फॉल्ट आप ही को फेवर क्यों करता है कि हमेशा कमल ही क्यों खिलता है ईवीएम पर? नहीं, ये पर्ची वाला इशू तो मैंने इनका ही सुना है। इससे पहले तो मैंने जितने सर्वे, जितने लोगों का देखा, सब लोगों ने ये कहा, हमने जिसको वोट दिया हमने तो उसी का देखा था। और दूसरी बात, ये चुनाव आयोग ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र पे 5-5 ईवीएम मशीन का वीवीपैट के साथ मिलान किया जाएगा। अगर एक भी ऐसा संशयदापद आपको दिखाई देता है तो आप उसके बारे में बात कीजिएगा और दोबारा से चुनाव की पूरी तरह से मांग रख सकते हैं आप, ये लोकतंत्र है। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी जानना चाहती हूं कि अगर एक भी वीवीपैट मशीन का मैच गलत नहीं हुआ, जितने भी मैच होंगे वो सही निकले, तो क्या आप लोग इस देश से माफी मांगेंगे कि आप लोगों ने ये जो संदेह पैदा करने की कोशिश की, ये डर का माहौल बनाने की कोशिश की, ये गलत था? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, एक क्विक रिबटल। ये आपकी ऑब्लिगेटरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। और अगर हम संदेह कर रहे हैं तो आप सरकार में, इलेक्शन कमीशन सरकार में, इलेक्शन कमीशन है, इन दोनों की जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। और रही बात हमारे माफी मांगने की, तो वो बात नहीं है। बिल्कुल हम उस चीज को भी मानेंगे और आप कहेंगी तो माफी भी मांगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि आप मानते हैं कि हमें डर का माहौल लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है 100% सही हो और लोकतंत्र पर पूरे देश का एक एक आदमी का विश्वास हो। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर आप जीत ही रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं, तो विपक्ष ने एक बहुत छोटी सी मांग की कि वीवीपैट की जो पर्चियों का मिलान होता है वो पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी जो वीवीपैट का मिलान हो। तो ये बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़ा सा घंटों की देरी जरूर हो सकती है, लेकिन शक, शुबा, संशय सब मिट जाएगा। इसमें क्या समस्या है? तो इसमें तो चुनाव आयोग बताएगा कि वो उनको क्या समस्या है, वो करना चाहते नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से करा सकते हैं। ये पहली प्रवक्ता है जिन्होंने बीजेपी के लिए ये स्टैंड लिया है। हमारी पहली बहस जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौट रहे हैं।
आपको लगा दिया काम में कि आप सरकार बचा रहे हैं, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। देखिए आंचल, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का और विशेषकर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेड भारतीय जनता पार्टी का, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये लोग हमेशा लाठी तंत्र में और बहुत ज्यादा प्रचार तंत्र में विश्वास रखते हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश के लिए हो, कर्नाटक के लिए हो, गोवा के लिए हो, या जहां इनके 2 विधायक थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी सरकार बनाने के लिए हो। हमेशा ये लोग पता नहीं क्यों इतने सत्ता के भूखे लोग रहते हैं, समझ में नहीं आती। और ये बात इनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र से दूर ले जाती है, और इसका आने वाले दिनों में इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा जनता के दरबार में। इस चीज को ये समझ लें, लोकतंत्र में सभी का सम्मान करना है। अगर आज हमारी सरकार है, कल इनकी सरकार थी, तो आप इस चीज को देखिए कि यहां पर ये लोग सिर्फ अपने चालों से, खतरा है ना, जी खतरा है ना आपको? नहीं, हाँ, कमलनाथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमारे 20 से ज्यादा लोगों को फोन आ चुके हैं। मैं आपको 2 बातें बताता हूं बहुत स्पष्ट। लोकतांत्रिक जो मूल्यों में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो अपना काम जनता के बीच में करते हैं, और जो लोकतांत्रिक मूल्यों में हिटलर शाही चलाते हैं, वो काम कर रहे हैं जो भाजपा कर रही है आज की डेट में। सिंपल सवाल सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप आरोप लगाए बगैर बताइए, खतरा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, खासतौर से इन 3 राज्यों में? नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब तक इस पद पर हैं और भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण कल तक इस सत्ता में है, तब तक पूरे देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को ही खतरा है। सरकारों की तो क्विक रिबटल, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हम तो लग रहा था कि, और इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि 100 दिन के एजेंडे में आप नीरव मोदी, विजय माल्या को लाने की कोशिश करेंगे, आप कमलनाथ को, अशोक गहलोत को और HD कुमारस्वामी को भगाने की भी कोशिश करेंगे। वो भी क्या अनऑफिशियली शामिल है आपके एजेंडा में? देखिए, जहां तक जो आपने नीरव मोदी और इन लोगों की बात की, तो उनके लिए प्रक्रिया तो शुरू हो ही चुकी है। वो समय समय पर हम देखते भी रहते हैं कि कोर्ट में किस तरह के फैसले आ रहे हैं, उनकी जमानत खारिज कर दी जाती है वेस्टमिनिस्टर कोर्ट लंदन में। तो ये प्रक्रिया तो जारी है, और उन भगोड़ों को लाने का बिल भी, भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून भी ये सरकार लेकर आई। सवाल कुछ और था, सवाल कुछ और था, आप किसको भगा रहे हैं, हम वो सवाल जवाब जानना चाह रहे हैं। देखिए, कल का इन्हीं के एक मेंबर का बयान है कर्नाटक से, रोशन बेग जी का, जिन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में किस तरह से ध्रुवीकरण की, जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है, और वहां पे वो सरकार जो कांग्रेस के बाकी नुमाइंदे उन लोगों से खुश भी नहीं है। और कर्नाटक का कल है तो सरकार बनने के 15 दिन के बाद ही बाहर आने लग गया था। तो जो ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र का सम्मान करने की, तो लोकतंत्र का सम्मान तो आप भी करिए ना। अगर आप लोगों ने गठबंधन में वहां सुरेंद्र सिंह राजपूत, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। अब रोशन बेग ट्विटर पर जाकर आपकी सरकार को, आपके आला नेतृत्व को कोसेंगे, कमलनाथ अपने कमल सरकार को नहीं बचा पाएंगे, उधर अशोक गहलोत SP BSP को नहीं मना पाएंगे, तो दैट्स द प्रॉब्लम विद यू। देखिए, मतभेद स्वस्थ लोकतंत्र की एक आंतरिक निशानी है। अगर कोई से आदमी से मतभेद है तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। हम अपने साथियों के साथ बैठेंगे, उनका गुस्से को भी दूर करेंगे, उनकी शिकायतों को भी दूर करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरे दल में जा रहे हैं। अगर उनसे हमारी शिकायत है या उनकी हमसे शिकायत है तो हम मिल बैठ करके दूर करेंगे। इसमें सरकार को कहां से खतरा आ गया? आप समझिए, आप ही एक चैनल में, आप में मनीष में भी मतभेद हो सकते हैं, तो मनीष और आपके मतभेद का मतलब ये थोड़ी 2 चैनल हो गए या मनीष कहीं और चले गए। नहीं होता है ऐसा। नहीं, ये तो कमलनाथ ही बोल रहे हैं कि 10-10 करोड़ की ऑफर दी जा रही है, हमने थोड़ी बोला, ये तो आप ही के लोग बोल रहे हैं। आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बोला लोकतंत्र को खतरा है। कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं, मनीष भाई कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे विधायक जी, मेरे और आंचल के बीच में ना तो मनभेद है ना मतभेद है। हमारी जो बात है, हमारे जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, आंचल भी वही मानती है, मैं भी वही मानता हूं, तो हमारे बीच कोई मनभेद नहीं है। हमारे एग्जिट पोल से कम आपको खुश होना चाहिए सुरेंद्र सिंह राजपूत, बहुत रीजनेबल है अभी तक के लिए। वही आप मानते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की बात आप कैसे जान लिए? अब ये थोड़ी बताएंगे कि EVM पर कहां बटन दबा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, योर टेस्टिंग लिमिट्स नाउ। एनीवेज,
अनिरुद्ध जी, मुझे ये बता दीजिए, अखिलेश यादव लगातार कहते फिर थे हर इंटरव्यू में, हर शख्स को उन्होंने कहा, हर पत्रकार को कहा कि भाई अगला प्रधानमंत्री तो यूपी से ही होगा। अब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगला प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ही होगा। कहीं यही तो नहीं पत्ते छुपाकर बैठे थे अखिलेश यादव? देखिए आंचल जी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, ये बात तो साफ है। और ये मैं कह देना चाहता हूं कि आपके जितने भी चैनल्स दिखा रहे हैं ये सर्वे, ये सब 23 तारीख को फेल होंगे। और जिस तरह जनता नाराज थी, उसका आक्रोश जो बटन दबाकर किया है उसने, वो बिल्कुल साफ है कि अगर मोदी जी इस दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, जनता का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इतना नकारा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। 90 करोड़ की जनता ने अपना मतदान एक्सरसाइज किया है, सोच समझकर एक्सरसाइज किया है। आप ये नहीं कह सकते दुर्भाग्य होगा, आपका दुर्भाग्य होगा। आप ये कैसे कह सकते देश का या जनता का दुर्भाग्य होगा? नहीं, ये बिल्कुल, ये क्योंकि ये जनता ने, देखिए जनता जिस तरह से, जितने आक्रोश में थी जनता, जिस तरह बिल्कुल गुस्से में थी, जनता को किया क्या है? जनता को शुरू में 5 साल चला है, जो भी इनको काम करने थे, जो भी इनके मैनिफेस्टो में ये वादे लेकर आए थे। अरे भाई, आक्रोश में थी लेकिन आप कोई चेहरा नहीं दे पाए। इट वॉज मोदी वर्सेज हू। आक्रोश में थी लेकिन आप उसको कैच इन नहीं कर पाए, तो समस्या तो जी आपके साथ है ना। बहुत सारे चेहरे हमारे पास है, क्यों? चेहरों की कमी नहीं है, चेहरों की कमी नहीं है। जब इतने सारे चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है, 10 सब नजर आ रही है, तो जनता को समझ ही नहीं आया कि हमें कौन से सिर के लिए चिंता मत कीजिए प्रिया जी, चेहरा भी आएगा और सरकार भी बनाएंगे और प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही आएगा। आपने चर्चा लेट ज्वाइन की, लेकिन आपने इन दोनों पक्षों को सबको सुना। एक्चुअली में अगर देखा जाए 20 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, ईवीएम खुलेंगे और पता लग जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। लेकिन कम से कम इतना जरूर साफ आ रहा है कि अगर एक सबसे बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर रहा इन चुनावों में हर फेज में, तो वही रहा कि मोदी वर्सेस हु। यस, ये बिल्कुल बात आपने सही कही, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको वो मोदी के सामने खड़ा कर पाए। और अगर यूपी की बात करें तो प्रियंका गांधी को उन्होंने लाने में थोड़ी देर कर दी। लोगों में आक्रोश बहुत था, उनके समर्थनों में आक्रोश बहुत था, लेकिन वो वोटों में कितना तब्दील होगा वो हमारे एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, और आगे कल हमें पूरी पिक्चर क्लियर भी हो जाएगी। एक नुकसान जो बीजेपी को होगा वो उत्तर प्रदेश में जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार उनको सीटें जम के मिली थी, 71 सीटें मिली थी, और इस बार आप देखिए तो सीटों में एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि सीटों में कितनी कमी है। बसपा और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उससे उनको फायदा होगा, और यही कारण था कि ये नरेंद्र मोदी जानते थे कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में आ जाएगी तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। तभी उनका सारा ध्यान जो था वो बंगाल में था और ओडिशा की तरफ था, और यही कारण था कि बंगाल में 15 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करनी पड़ी। हाँ, तो हर फेज के लिए स्ट्रैटेजी थी। सुरेंद्र सिंह राजपूत, मुझे आज की तारीख में राहुल गांधी की, क्योंकि मैंने अखिलेश का सवाल अनिरुद्ध से पूछा था, आज की तारीख में राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आती है, याद आती है, जब वो सुबह 9-10 बजे पीसी करने आए थे और उन्होंने पहली लाइन ये कही थी कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। लेकिन किसकी आ रही है ये राहुल गांधी को भी नहीं पता है, और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये राहुल गांधी को भी नहीं पता है। तो क्लैरिटी तो आप में भी नहीं है, और ये खामियाजा हो सकता है, आपको भुगतना पड़े। आंचल जी नहीं हाँ, आंचल जी, मनीष भी बैठे हैं, आप भी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार रही हैं। मैं आपको बताऊं मनीष भाई, आप दोनों बता दीजिए कि क्या लोकतंत्र में अगर किसी को नहीं पता किसकी सरकार आ रही है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है या हिटलर शाही की निशानी है? नहीं, लेकिन मोदी नहीं आ रही, ये भी तो आपने दरबार में बोला जा रहे हैं कि साहब आप हमें चुनिए। लोकतंत्र इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि मोदी नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, आपने बोल दिया कि बोरिया बिस्तर बांध लो और मोदी तो जाने वाले हैं, आपने ये तक बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि लोक कल्याण मार्ग पर कौन जा रहा है अगला। और आपने ये दावा भी नहीं किया कि हम ही जाएंगे। आपको कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज्ड मोड, नाम अभी आजाद नहीं है, एक दिन कुछ बोला अगले दिन कुछ और बोल दिया। नहीं, एक मिनट सर, हमें कह लेने दीजिए, आपने सवाल किया है ना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अभिमानी नहीं है, हम जनता के विश्वास के साथ चलते हैं, जनता के नेतृत्व में चलते हैं। और मैं आपको जिम्मेवारी से बता दूं कि मोदी जी जा रहे हैं और जनता का नेतृत्व आ रहा है,
और हम गठबंधन के साथ आ रहे हैं और गठबंधन के नेता का फैसला गठबंधन करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा। और हम भारतीय जनता पार्टी के अभिमानी तंत्र में नहीं है कि नहीं साहब मोदी जी जा ही नहीं रहे, मोदी जी ही आ रहे हैं। ये कहना बड़ा अजीब किस्म का होता है लोकतंत्र के साथ चलते हैं, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन मशीन जिस तरह की बीजेपी की है, आप बहुत स्लो चलते हैं। मनीष भाई, ये आपको सही लगता है कि जिस तरह से यू हैव टू गिव क्रेडिट टू मोदी सरकार एंड प्रधानमंत्री मोदी कि किस तरह से एक एक फेज के लिए स्ट्रैटेजी बाकायदा थी, वो तो बल्कि वुहान पार्ट 2 करने के लिए चाइना से कब मिलना, ये तो मेरे ख्याल से 3 महीने पुरानी खबर आ चुकी थी कि आगे का क्या प्लान रहने वाला है, 5 साल आगे क्या करने वाले हैं, इसके लिए रेजोल्यूशन कल पास कर दिया उन्होंने। देखिए आंचल, जहां तक इस सरकार और इस पार्टी के प्रबंधन और नियोजन की बात की जाए तो ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं आज से आने वाले कल के लिए। आप ये देखिए कि उनके पास आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी नीति तैयार है। और इसके साथ साथ अगर आप ये कहा जाए कि जहां तक ईवीएम को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर जो आंकड़ों की बात हो रही है, तो हम ये अपने दर्शकों को और सबको ये स्पष्ट करें कि ये आंकड़े ईवीएम नहीं बताता। हम एक एक मतदाता से पूछ कर उसके आंकड़ों का अनुमान और आकलन करते हैं। इस पर अगर कोई फूल के कुप्पा होता है तो उसमें हमारा ना तो कोई लेना न देना। लेकिन इसके साथ साथ आंचल, आपने एक बात कही कि क्या मोदी सरकार का नियोजन और प्रबंधन कांग्रेस को कमजोर कर गया है, गठबंधन को? सुरेंद्र जी, आपको ये मानना होगा कि आपके महागठबंधन में इतनी सारी गांठें हैं कि उसे खोलते खोलते आपके पास वक्त चला जाएगा। अगर ये आंकड़े उनके पक्ष में नहीं भी जाते हैं तो आपको इन आंकड़ों को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, किस किस का मान मनोवल करेंगे, किस किस का मनुहार करेंगे? मायावती को बुलाती है, वो नहीं आती है, ममता को बुलाती है, वो नहीं आती है, कुमारस्वामी नहीं आते, जिसका जो मन होता है वो अलग दिशा में जा रहा होता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, ऐसा लग रहा है मारुति 800 फरारी के साथ भाग रही है। आंचल जी, हमें इस बात की खुशी है और जितनी गांठें लोकतंत्र में होंगी उतनी ही ज्यादा बातचीत होगी, उतनी ही ज्यादा जनता के मुद्दों पर हम लोग गंभीर होंगे और हम लोग कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से। सुरेंद्र भाई, रहीम की वो कहावत आपको याद है ना? सुरेंद्र भाई, खराब लोकतंत्र, सुरेंद्र भाई, ये स्वस्थ लोकतंत्र है। सुरेंद्र भाई, रहीम की वो कहावत है ना, रहीमन धागा प्रेम, रहीमन धागा प्रीत का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो जो गांठ पड़ जाती है ना, वो आपने भी देखा है। अच्छा, आपने बोल लिया, लेकिन मुझे समृद्धि को जोड़ना होगा। समृद्धि, आपसे ये सवाल, नहीं, ये आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, तोड़ने के बाद की गांठ की बात और होती है और ऐसी गांठें जो है जैसे गन्ने के विकास में होती है, गन्ने में वो गांठें हमेशा गांठ तो यहाँ पर शिवसेना हो, एक शिरोमणि अकाली दल को छोड़ दिया जाए, शिवसेना हो, नीतीश कुमार हो, वहां पर भी है। समृद्धि मानती है कि मन ही मन, भले ही नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की जोड़ी और बीजेपी उतना बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 साल के अंदर अंदर चुनाव होने हैं और इनकी बार्गेनिंग पोजीशन पे असर पड़ेगा। तो ये जो ऑप्टिक्स दिखाए गए कल, इतना ज्यादा खूबसूरत सीन नहीं है अंदर से। नहीं, ये तो सच बात है। मतलब कि लोग चाहते हैं कि अमित शाह जो हैं वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो मोदी और स्ट्रैटेजी, वो उस हिसाब से काम ना आए, कहीं ना कहीं डाउनफॉल होए मोदी का। पर पता नहीं मोदी जी इतने कैलकुलेटिव मूव्स चलते हैं कि वो चाहकर भी नकारात्मक और कहते हैं ना नेगेटिव वाइब्स उनके आसपास घूमती नहीं है। और यही कारण है कि एग्जिट पोल में आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी या कहीं भी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें आज की स्थिति रखी जाए, उनकी स्थिति स्ट्रांग, वो जहां तक मानते हैं अपने आप को मोदी जी के साथ, वो ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं। हम भी जानते हैं कि अपोजिशन कांग्रेस हुई या उनका गठबंधन हुआ या यूपीए के जितने भी पार्टीज जुड़ी हुई हैं इनके साथ, कहीं ना कहीं उनमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, कंफ्यूजिंग स्टेट है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्हें, मुझे लगता है, आगे और 5 साल इस चीज को काम करना पड़ेगा कि आपस में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे मूव कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक शब्द का प्रयोग किया प्रिया, कैलकुलेटिव है प्रधानमंत्री मोदी। कैलकुलेटिव की बड़ी बहुत पॉजिटिव सी कॉनोटेशन अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं होती है। मैं इसी चीज पर आ रही थी, जैसा कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, मनीष जी ने अभी हमारे संगठन के लिए कहा, तो भाजपा संगठन में एक बात कही जाती है,
पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी, तो उसी के आधार पे संगठन हमेशा चलता है और उन्हीं के नतीजे हैं जो आज हमारे सामने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1 टू यू कि अगर ये पूर्ण और पूर्व तैयारी जो कि 2004 में हुई थी, अगर वैसा ही इंडिया शाइनिंग हो गया, वैसा ही फील गुड हो गया, तब क्या कीजिएगा? भूतपूर्व हो जाएगी। देखिए, अगर आप लोग ये कहना ही चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और आप लोगों की नहीं, आपने बोला पूर्ण तैयारी। देखिए, लड्डू और पटाखे तो उस वक्त भी प्रमोद महाजन ने मंगवाए थे, इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि ईवीएम में सब कुछ बंद हो चुका है, वो तो कल खुलना है, तो बंद मुट्ठी ला 2 दिन इंतजार कर लेते ना, 2 दिन इंतजार कर लेते, इतना सब रेजोल्यूशन पार्टी की जरूरत कार्यकर्ता है, खुश है कार्यकर्ता सब उस हिसाब से। कॉन्फिडेंस की बात हुई, कॉन्फिडेंस में ये सब तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये कहती हूं कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि हार गए तो सरकार नहीं बना पाए, तो वो भी जनादेश स्वीकार्य होगा, उसमें ईवीएम को नहीं कोसा जाएगा, विपक्ष को भी नहीं कोसा जाएगा, और सबसे बड़ी कोसा जाएगा, विपक्ष को भी नहीं कोसा जाएगा, और सबसे बड़ी बात पत्रकारों को भी नहीं कोसा जाएगा, नहीं कोसा जाएगा, देश की जनता को नहीं कोसा जाएगा। हमने तो पत्रकारों को कभी कोसा ही नहीं। चलिए ठीक है, ये इतनी ईमानदारी मुझे लगता है मनीष भाई आपको और हमको भी दिखा देनी चाहिए। कुछ ही लोग हमारी बिरादरी के निष्पक्ष जैसे आप और हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं, तो अगर किसी को कोसना भी है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी को भी कोसा जा सकता है। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। आपकी शक्ल इस स्क्रीन पर भी दिखा रही है कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जबकि अर्थमेटिक के लिहाज से आपकी पोजीशन इतनी खराब नहीं है यूपी में। इसके बावजूद आप डरे डरे क्यों फिर रहे हैं? चलिए, अच्छा है कि आप फेस रीडर भी हैं। कम से कम मेरा चेहरा देख के आप पढ़ पा रही हैं कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, बट मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, और मुझे पता है कि जनता ने जो आदेश दिया है, जनता ने जो अपना फैसला दिया है, जो ईवीएम में बंद किया है, उससे 23 तारीख को मोदी जी बिल्कुल जाएंगे। और एक बात और, देखिए मोदी जी को इस बात का आभास हो चुका है, इसीलिए वो पहले ही जाके वो गुफा में जा चुके हैं। अब वो थैला ले जाना भूल गए थे, और शायद आपने देखा नहीं, वहां पर एक हैंगर टंगा हुआ है, उस हैंगर में थैला टांगना है उनको। अभी कैमरा ले गए जाकर उस गुफा में जाएंगे और दोनों बैठकर वहीं पे वहां सेवन करेंगे। जो जिस चीज की जरूरत थी वो ले गए थे। सुरेंद्र सिंह राजपूत कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। इसे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी क्लोजिंग कॉमेंट। जी, मैं तो एक ही बात कह रहा था कि जैसे आपने और अपने मनीष के लिए कहा, मैं दोनों के लिए कहूं, आप निरपेक्ष पत्रकार हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन इसी मीडिया की इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सापेक्ष पत्रकार हैं, उनको कठिन सवालों का जवाब देना होगा और उनको कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर द सर्टिफिकेट। लेकिन मुझे लगता है सरकार किसी की भी हो, मनीष और मुझे कभी भी पद्मश्री नहीं मिल सकता। पद्मश्री क्लोजिंग कॉमेंट हमारा काम ही हमारा पद्मश्री है। और आंचल, जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र में, आपको एक बात बता दूं अनिरुद्ध जी, आपने कहा कि आंचल ने आपका चेहरा पढ़ा है, आपने ऐसा कहा। आसमान में कोहरा घना है आज दिल्ली के, और इसके साथ साथ एग्जिट पोल के बाद जो राजनेताओं ने जनमानस पर छाप छोड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संताप नहीं मिटता। बिल्कुल, और ये चुनाव हमें इसलिए भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी के साथ लड़ा गया, और जिस स्तर पर लड़ा गया वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। चलिए, बादल छटने वाले हैं, कल ईवीएम खुलेगी, आज की रात कयामत की रात है, कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आसमान। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बहस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।